ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा था? प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब यानी कि हमारा पहला अनुसंख्या गुण। उस अनुसंख्या गुण के मैंने आपको फॉर्मूला डराइव किया था, मतलब फॉर्मूला कैसे प्राप्त किया होता है उसका। दूसरा हमने सीखा था कि प्रासरण दाब एक अनुसंख्या गुण कैसे है। ये बात हमने कहाँ पे सीखी थी? लेक्चर नंबर 10 के अंदर। अब हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे प्रासरण दाब के अलग अलग केस। मतलब कि प्रासरण दाब हमने सीखा था कि जब एक विलेय पदार्थ होता है तो हम प्रासरण दाब कैसे ज्ञात करते हैं, यही सीखा था ना। एक बार फिर से मैं केस फर्स्ट के अंदर इसे बताऊंगा और भिन्न भिन्न केस सीखेंगे कि प्रासरण दाब के आंकिक प्रश्न किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा ना, लेक्चर नंबर 11, ये हमारा प्रासरण दाब के आंकिक प्रश्न से संबंधित होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप लगाएंगे सबसे पहली हेडिंग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, ये केस क्या है? जब विलयन में केवल एक विलेय पदार्थ उपस्थित हो, केवल एक विलेय पदार्थ उपस्थित हो, तो पाई की गणना कैसे करेंगे? ये क्या है हमारा? जब हमारे विलयन के अंदर केवल हमारा एक ही विलेय पदार्थ उपस्थित हो, मतलब क्या है इसका कि विलयन के अंदर एक का होने का क्या मीनिंग है कि जैसे मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज को 3 लीटर के आयतन में 3 लीटर के विलयन में घोला गया है या उपस्थित है, घोला गया है, और स्टार्टिंग में बोल दे 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो पाई की गणना कीजिए। अब हमारा जो विलयन है वो कितने लीटर, किसका आयतन कितना है? 3 लीटर। 3 लीटर विलयन के अंदर 10 ग्राम हमारा कौन है? ग्लूकोज है। अब ये जो घोला गया है ये हमारा कौन होगा? विलेय पदार्थ। बट हमारा विलेय पदार्थ कितना है? एक ही है ना। तो ये केस कब है? जब विलयन में केवल एक विलेय पदार्थ हो। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, पाई इज इक्वल्स टू N1 I1 RT अपॉन V। मैं 1 भी हटा सकता हूँ अभी, तो NI RT अपॉन V। ये क्या कब है हमारा? जब हमारा विलयन में केवल एक विलेय पदार्थ हो। उस विलेय के मोल, उस विलेय का वानठाप गुणांक, R तो विलयन नियतांक है तो फिक्स है हमारा, किस ताप पर है वो टेम्परेचर गिवन है, कितना आयतन है वो भी है। तो जब एक हो तब तो आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा कब है? जब एक विलेय पदार्थ हो। तो कैसे करोगे? N चाहिए आपको। N क्या है? विलेय के मोल। मोल कैसे निकलते हैं? W/M0 से। W कितना है? 10 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 180। कहाँ से पता लगता है हमें? C6H12O6। यहाँ पे कार्बन का भार रखो, हाइड्रोजन का रखो, ऑक्सीजन का रखो, तो कितना आएगा? तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 1/18। आई का मान बताइए। ग्लूकोज यानी कि विलेय के लिए होता है ना वानठाप गुणांक। विलेय कितना है हमारा? कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक के लिए वानठाप गुणांक कितना होता है? 1। ये कितना आ गया हमारा? 1/18। आर कितना रखोगे? अगर पाई की वैल्यू आपको एटम में निकालनी हो या आर का मान गिवन हो तो कितना रख लेते हैं? 1/12। टेम्परेचर का मान हमेशा केल्विन में रखना होता है। ये तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो मैंने आपको बोला है कि 273 ऐड करें। तो 27 में जैसे 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। आयतन कितना है हमारा? 3 लीटर। तो रखने के बाद ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो पहला केस तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको सिखाया था। तो केस फर्स्ट तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो, बट हमारे आज जो केस स्टार्ट हो गए वो केस सेकंड होगा। ये भी मैंने आप बता दिया है ताकि एक ही जगह से सारे न्यूमेरिकल हो जाए फिर आपसे। हेडिंग लगाइए केस सेकंड। हेडिंग लगाइए केस सेकंड। केस सेकंड क्या है हमारा? जब विलयन में दो या दो से
अधिक, जब विलयन में 2 या 2 से अधिक विलेय पदार्थ उपस्थित हो। ये केस क्या है हमारा, जब विलयन में 2 या 2 से अधिक विलेय पदार्थ उपस्थित हो तो पाई की गणना कैसे करेंगे, प्राशन दाब कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए पाई इज इक्वल्स टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस डैश 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 पाई n। ये पाई कुल आएगा हमारा। अब ये क्या है हमारा, हमारे विलयन में 2 है, हमारा एक विलयन है और इस विलयन, ये हमारा विलयन के अंदर एक विलय घुला हुआ है। अब विलय घुलने की वजह से इसमें क्या क्रिएट होगा, क्या उत्पन्न होगा, प्राशन दाब। ये हमने कहाँ पे सीखा है, लास्ट लेक्चर के अंदर। विलय की मात्रा उपस्थित होने के सांद्र होता है और सांद्र होने की वजह से ये सांद्रता में अंतर हो जाता है और सांद्रता में अंतर होने की वजह से प्राशन दाब उत्पन्न हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। अब जब एक विलय था तो प्राशन दाब जितना, जैसे सपोज रो कितना आएगा, x आएगा। अब मैंने बोला कि 2 या 2 से अधिक हो जाए। अब एक और विलय पदार्थ बढ़ गया। जब विलय पदार्थ एक और बढ़ जाएगा तो सांद्रता और बढ़ेगी। सांद्रता बढ़ने का क्या अर्थ है, सांद्रता बढ़ती है तो c बढ़ता है तो पाई भी बढ़ता है। हमने सीखा था ना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो जैसे जैसे विलय पदार्थ बढ़ते चले जाते हैं, 2, 3, 4, 5, तो सांद्रता बढ़ती चली जाती है और प्राशन दाब भी बढ़ने लगता है। बट अगर हमारे 2 है तो मैं क्या करूँगा, पाई कुल निकालने के लिए एक के कारण भी प्राशन दाब होगा, दूसरा विलय गिरेगा उसके कारण भी प्राशन दाब होगा। अब मैंने एक विलय मिलाया तो मेरा पाई 1 होगा, दूसरा मिला दिया मैंने विलय तो मेरा उसके वजह से जो प्राशन दाब उत्पन्न होगा पाई 2 होगा। तीसरा विलय पदार्थ मिलाया तो उसके कारण प्राशन दाब पाई 3 होगा। अब जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हम पाई n कर लिया मैंने। सपोज करते हैं हमारे कुल 2 है, कितने हमारे 2 विलय पदार्थ है, तो मैं क्या करूँ, पाई कुल बराबर N1 I1 RT अपॉन V। अब ये कैसे किया मैंने, पहले विलय के मोल, पहले विलय का 1/2 गुणांक, R तो नियतांक है, ये तो पहले और दूसरे के लिए कोई मतलब ही नहीं रखता। T तापमान है, ये भी नियतांक होगा, फिक्स होगा ये भी। जब मैं मिला रहा हूँगा, जब मैं विलयन में विलय मिला रहा हूँगा तो उसके आसपास का तापमान उस समय फिक्स होगा ना, तो ये टेम्परेचर भी फिक्स होगा। जितने विलयन में मिला रहा हूँ वो भी उसका शामिल होगा, कितने, उसका कुल आयतन कितना है, कुल आयतन है ना। तो जैसे मैंने 3 लीटर के अंदर 5 विलय पदार्थ डाल दिए तो उसका आयतन कितना, 3 लीटर। ऐसे ही दूसरे विलय के लिए N2 I2 RT अपॉन V, ये भी हो गया आपसे। और ऐसे ही अगर आगे भी तो है तो N3 I3 RT अपॉन, अब मैं इसमें से कुल 2 के लिए देखता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन भी 2 तक ही है, 2 विलय पदार्थ होते हैं जब हमारे। तो क्या कॉमन लूँ यहाँ से, RT अपॉन V कॉमन ले लेते हैं। N1 I1 प्लस N2 I2 RT अपॉन V। पहले विलय के मोल, दूसरे विलय के मोल, पहले विलय का 1/2 गुणांक, दूसरे विलय का 1/2 गुणांक, नियतांक, तापमान और आयतन, ये चीज़ पता करनी होगी तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो जब विलयन में 2 या 2 से अधिक हो, हमारे क्वेश्चन 2 तक है, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया है। अगर आप चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आप आगे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस N3 I3 डैश डैश डैश, जहाँ तक ले जाना चाहते हो वहाँ तक ले जाओ। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये क्या हमारा, जैसे हम विलय पदार्थ ऐड करते चले जाएंगे तो प्राशन दाब बढ़ता जाएगा। वो पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 होता चले जाएगा, उसे हम पाई कुल बोल देंगे उस विलयन का। तो इससे कैलकुलेट करेंगे हम। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग में। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला आप याद रखें। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, 6 ग्राम ग्लूकोज तथा 60 ग्राम यूरिया को 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 लीटर के विलयन में घोला जाता है।
तो प्रसरण दाब की गणना एटीएम में कीजिए। प्रसरण दाब की गणना एटीएम में कीजिए। अब ये प्रसरण दाब को एटीएम में क्या मीनिंग है हमारा? एटीएम में ये है कि हमें आर का मान क्या रखना होगा? 1/12। क्या रखना होगा? जब हमें पाई का मान एटीएम तथा बार में ज्ञात करना हो, एटीएम या बार में, तो आर का मान हम क्या रखते हैं? 1/12। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया है। अभी देखिए हमारे 3 लीटर का एक विलयन है, 5 लीटर का एक विलयन है हमारा। उसमें एक तो ग्लूकोज है 6 ग्राम और एक उसमें 60 ग्राम यूरिया है। कितने विलय पदार्थ है हमारे? 2 विलय पदार्थ है ना। तो पहला विलय है हमारा ग्लूकोज, मैं नीचे लिख लेता हूँ, और दूसरा है हमारा यूरिया। जो आपको नाम दिए जाते हैं उनके सूत्र पता होने चाहिए। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर के अंदर, अगर आपको सूत्र याद रखने हैं तो जो सूत्र आते चले जाए उन्हें नाम लिख के साथ लिखते चले जाए कहीं पे भी, एक ही जगह पे, और उन्हें रिपीट करते रहे, वो अपना आप याद हो जाते हैं। ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 और यूरिया क्या है हमारा? NH2CONH2। अब इसका M0 कितना होता है ग्लूकोज का? 180, आप रख के देख सकते हैं। और इसका कितना होता है? यूरिया का M0 कितना होता है? 60। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का सबका बाहर रख के देख ले। ग्लूकोज का W कितना है? 6 ग्राम, क्वेश्चन से देख लीजिए आप। यूरिया का W कितना है? 60 ग्राम। मैं इसके N निकालना चाहता हूँ। N क्या होता है हमारा? W/M0। N क्या होता है हमारा? W/M0। चलो इससे भी 180 ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसका भी W कितना ले लेते हैं? 180 ग्राम। अब इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। N क्या होता है हमारा? मोलों की संख्या, W/M0। W कितना है? 180। M0 कितना है? 180। तो कितना आ जाएगा? 1 मोल। इसका बताइए, इसके N कितना आएगा? W/M0। इसका W कितना है? 60। इसका भी W कितना है? 60। कितना आएगा? 1 मोल। अच्छा, अब इनके मैं 1/2 गुणांक देखना चाहता हूँ। इसका N1 मान लेते हैं, इसका I1, इसे N2 मान लेते हैं और इसे I2। ग्लूकोज और यूरिया दोनों ही कैसे हैं? कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बन वाले यौगिक है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके लिए 1/2 गुणांक कितना होता है? 1। ये 1/2 गुणांक वाली लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया है। अब आप क्या करें? वैल्यू पुट करें। टेम्परेचर बताइए कितना है? टेम्परेचर मैंने दिया है क्या? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, मोस्टली मैं 27 को लेता हूँ। ओके, आर का मान कितना है आपके लिए? 1/12। क्या है फॉर्मूला हमारा? पाई = N1I1 प्लस N2I2 R 1/12, T कितना? 300, और आयतन कितना है हमारा? 5 लीटर। एक बात याद रखें, ये यहाँ पे आयतन ये वो कहीं में रखना होता है, मैं लीटर में, अगर इसने ml में दे दिया ना तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करा लोगे? 1000 से। यहाँ पे भी वो कभी कभी ml में दे देता है तो बच्चे सीधे रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसे कैलकुलेट करें। इसकी वैल्यू कहीं में आएगी? ATM में। आई थिंक आप जो ये पार्ट 2 है इसे बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी 2 विलय पदार्थ के नाम बोल दूँ, 2 विलय पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं हमारे, NaCl, MgCl2, कुछ भी नाम बोल दूँ उनका, उनके 1/2 पता होने चाहिए आपको। उनके मोल्स निकालने चाहिए W/M0 से। जब बाहर क्यों दिया जाता है? ताकि आप मोल्स निकाल लें। मोल्स निकलने के बाद 1/2 पता होता है, सीधा रखें और आपका आंसर आ जाएगा। अगला है हमारा केस थर्ड। नेक्स्ट इज केस थर्ड। लगाइए हेडिंग केस थर्ड। केस थर्ड क्या है हमारा? जब 2 विलियन को परस्पर मिलाया जाता है परंतु वे दोनों विलयन, अब विलेन ही है, विलयन है हमारा, परंतु वे दोनों विलयन अभिक्रिया न करते हो
तो प्रासरण दाब की गणना। अब ये केस आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पाई इज इक्वल्स टू पाई कुल, 2 विलयन की बात हो रही है तो कुल की बात होगी N1I1 प्लस N2I2 RT अपॉन V1 प्लस V2। अब देखिए ये कैसे आया, 2 से ज़्यादा हुए, 2 या 2 से अधिक है ना, 2 विलियन है, 2 से ज़्यादा अगर हुए तो वो आप यहाँ पे N3I3 जैसे मैंने लास्ट वाले केस में आपको बताया था ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक ग्लूकोज का विलयन तैयार कर लेता हूँ। किसका? ग्लूकोज का। 3 लीटर के आयतन में 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा विलयन तैयार कर लेता हूँ मैं 5 लीटर का, और ये विलयन जो है वो है NaCl का। ग्लूकोज कितना ले लेते हैं? 180 ग्राम, और NaCl कितना ले लेते हैं? 58.5 ग्राम। अब 180 ग्राम ग्लूकोज को 3 लीटर के आयतन में घोला गया है तो एक विलयन तैयार हो जाएगा 3 लीटर का, और एक 5 लीटर का आयतन है जिसमें 58.5 ग्राम NaCl उपस्थित है। ये 2 विलयन है। अब मैं इन दोनों विलयनों को परस्पर मिला दूँ। ये दोनों विलयन मैंने क्या किए? परस्पर मिला दिए और एक नया विलयन इनसे तैयार किया। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज भी होगा इस विलयन के अंदर और हमारा NaCl भी होगा। परंतु हमें सबसे ज़रूरी जो इन न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़रूरी बात होती है वो क्या पहचाननी होती है? वो ये पहचानना होता है कि ये विलयन परस्पर कौन से केस का है। पहले तो ये देखिए आप, ये कौन से केस के है? इसमें अब 2 विलय पदार्थ है ना, तो ये पहले केस का तो है नहीं। अब ये दूसरे केस का हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 विलय पदार्थ के नाम है। परंतु हमें ये पहचानना होता है केस थर्ड तो नहीं है। केस थर्ड में क्या होता है? 2 विलय पदार्थ जरूर रहते हैं परंतु वे विलयन आपस में अभिक्रिया नहीं करते। अब एक और पहचान है, वहाँ पे 2 विलय पदार्थ थे, एक विलयन था। वहाँ पे 2 विलय पदार्थ थे और एक विलयन था। वहाँ पे आयतन कुल कितना था? 3 या 5 लीटर जो मैंने दिया था। बट यहाँ पे 2 आयतन है, 2 आयतन है तो मतलब 2 विलयन तैयार किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जब 2 विलयन तैयार किए गए हैं, हम ये कैसे पहचानने हैं कि ये आपस में अभिक्रिया करेंगे नहीं करेंगे? मैंने दोनों विलयन को मिलाया, ऐसा भी तो हो सकता है इनमें अभिक्रिया हो जाए और ऐसा भी हो सकता है अभिक्रिया ना हो। तो पहले हम केस थर्ड के अंदर ये पढ़ते हैं कि हम ये कैसे पहचानने की ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। केस फोर्थ के अंदर ये पढ़ेंगे हम ये अभिक्रिया कर ले अगर तो क्या होता है। तो देखिए आपको इसकी पहचान बताता हूँ। अगर एक विलय पदार्थ कार्बनिक है, ग्लूकोज कैसा है? कार्बन का कंपाउंड, और कार्बन के कंपाउंड कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक। और NaCl कैसा है? अकार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक अकार्बनिक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वैसे कर लेता है तो हाइड्रोजन बंध उनका कारण होता है। बट आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं मिलेगा कभी भी। यहाँ पे आपको एक कार्बनिक दिखाई देगा और एक अकार्बनिक दिखाई देगा। जैसे ग्लूकोज कार्बनिक है और NaCl अकार्बनिक है, तो ये आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकते, मतलब इनके बीच में रिएक्शन होगा, कोई उत्पाद नहीं बनेगा। जब ये रिएक्शन नहीं कर सकते तो इसका 3 लीटर का विलयन अलग पड़ा होगा इसके अंदर और इसका 5 लीटर का अलग पड़ा होगा। जब 3 लीटर अलग होगा और 5 लीटर अलग होगा तो मैंने V1 प्लस V2 लिख दिया है। क्या लिख दिया है? V1 प्लस V2, यानी कि एक 3 लीटर वाला अलग पड़ा होगा और एक 5 लीटर वाला अलग पड़ा होगा। ये थोड़ी ना है दोनों मिलके 8 लीटर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन ही नहीं कर रहे, ये आपस में अभिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। और जब ये आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे V कुल नहीं लिख सकता। V कुल क्यों नहीं लिखा मैंने? कुल तो तब होता है जब दोनों जुड़ जाते हैं, बट ये जुड़े नहीं, ये V1 प्लस V2 है। बट हाँ ये है कि आंसर फिर भी वही रहेगा, आंसर फिर भी वही रहेगा। परंतु प्रैक्टिकली आपको समझना चाहिए कि V1 प्लस V2 लिखना अच्छा है। क्यों? क्योंकि परस्पर अभिक्रिया नहीं कर रही है। जैसे आप पानी को तेल में मिलाओ, पानी में अंदर कोई विलयन बनाओ और तेल के अंदर कोई विलयन बनाओ, दोनों को डाल दो। अब पानी तेल में सतह पे घूमते रहता है, जो तेल होता है वो सतह पे घूमता रहता है, उसकी सरफेस पे रहता है, वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो हम उसका आयतन अलग मानते हैं और उसका आयतन अलग, बाकी सारी चीज़ें वही है। अब देखिए आप इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे W कितना है? इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 180 ग्राम ग्लूकोज को 3 लीटर के आयतन में घोला गया है तथा 58.5 ग्राम NaCl को 5 लीटर के आयतन में घोला गया है, तो प्रासरण दाब की गणना कीजिए। क्वेश्चन तो ये ऐसे है। अब देखिए आप 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है हमारा? 300 केल्विन। इसका W बताइए कितना है? W इसका कितना है? 180। ग्लूकोज का M0 भी कितना होता है? 180। N कितना आएगा? 1। NaCl का W कितना होता है? गिवन है तो आपको 58.5 ग्राम। NaCl का M0 कितना होता है? NaCl का M0 58.5 होता है, 23 और 35.5 कितना होगा? 58.5। इसके भी N कितना आएगा? 1। NaCl का 1/2 गुणांक कितना होगा ये बताओ?
NaCl का एक Na देगा और 6 Cl देगा, 2 देगा ना, 2। 1/2 वाले में मैंने आपको ये सिखाया है। और ग्लूकोज का 1/2 कितना होगा, 1 ही होगा ना, ग्लूकोज कार्बनिक है। तो आपके पास में N1I1 N2I2 R, अगर ये ATM में ज्ञात करना चाहते हैं तो वो आपको देगा खुद ही, R की वैल्यू 1/12, तो T की वैल्यू कितनी 300 केल्विन, और आयतन कितना होगा हमारा 3 + 5। क्या ये भी हो जाएगा? आई थिंक ये पार्ट भी आपसे हो जाएगा। केस थर्ड हमारा ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको हमें पहचानना होता है कि अभिक्रिया करने वाले हैं या अभिक्रिया नहीं करने वाले हैं। अभी मैं और बताऊंगा कि कैसे पता लगाते हैं, और मैं आपको 2-4 केस दिखाऊंगा तो आप उनसे पहचान लोगे। तो अभी ये बात केस थर्ड में आप याद रखें, जब 2 विलयनों को आपस में मिलाया जाए और वो विलयन आपस में अभिक्रिया ना करते हो तो V1 + V2 फॉर्मूले में लिखा जाता है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहती है। केस फोर्थ से आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। केस फोर्थ ऐसा है जो केस थर्ड को भी क्लियर करेगा और अच्छे से। इसके क्वेश्चन भी और एक से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं बना सकता हूँ, बट केस फोर्थ जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो केस फोर्थ से देखेंगे हम। केस फोर्थ लगाइए हेडिंग। जब 2 या 2 से अधिक विलयनों को परस्पर मिलाया जाता है, जब दो या 2 से अधिक विलयनों को परस्पर मिलाया जाता है और वे विलयन परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, और वे विलयन परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक विलयनों को परस्पर मिलाया जाता है और वे दोनों विलयन परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, तो ऐसे केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। पाई कुल इज इक्वल्स टू N1 + I1 + N2 I2 RT अपॉन, यहाँ पे V कुल हो जाएगा। ये भी देखेंगे हम कैसे हो जाएगा। अब देखिए 2 या 2 से अधिक विलयन आपके पास में है, 2 विलयन ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 के मोस्टली क्वेश्चन है। 2 विलयन हमने तैयार कर लिए और अब की बार वो विलयन आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। आप इसके नीचे एक नोट लिखें, इसके नीचे आप क्या लिखें, एक नोट लगाएं। इस नोट से सारे क्वेश्चन हो गए इसके। ऐसे केस में या ऐसी स्थिति में, जब ये केस हो हमारा, ऐसे केस में प्रारंभिक मोल को सूत्र में नहीं रखा जाता है। ऐसे केस में प्रारंभिक मोल को सूत्र में नहीं रखा जाता है, जबकि अभिक्रिया पूर्ण करने के बाद जो मोल बच जाते हैं या बन जाते हैं, जो मोल बच जाते हैं तथा बन जाते हैं, उन मोलों को सूत्र में रखा जाता है। अब ये देखिए कि क्या चीज़ है हमारी। सपोज करते हैं हमारा 80 ग्राम NaOH 3 लीटर के विलयन में उपस्थित है तथा 36.5 ग्राम HCl 5 लीटर के विलयन में उपस्थित है। और स्टार्टिंग में बोल दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर। 27 डिग्री सेल्सियस पर 80 ग्राम NaOH 3 लीटर के विलयन में उपस्थित है तथा 36.5 ग्राम HCl 5 लीटर के विलयन में उपस्थित है। तो प्रासरण दाब की गणना कीजिए। अब पहले आपको पहचानना होगा केस कैसा है। ये 1 विलयन है, ये 1 विलयन है। अभी हमारे पास में 2 विलयन का केस है। या तो ये अभिक्रिया करेंगे या अभिक्रिया नहीं करेंगे, इनमें से कोई है। अभी आप ये देखिए ये कौन कौन है। एक तो हमारा NaOH है और एक हमारा HCl है। ये कैसा है? अकार्बनिक, कार्बन के बिना है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कैसा है? कार्बनिक।
और अकार्बनिक क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। अब ये तो वैसे भी आप पहचान लोगे, तो क्या है हमारा अक्षार और ये क्या है हमारा अम्ल। और आपको पता होगा जब हम अक्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण क्या बनेगा, Na+ और Cl-, NaCl और H+ और OH-, ये क्या बनेगा H2। अब ये हमारा NaCl बन गया और यहाँ से H2 बन गया। अब ये अभिक्रिया हुई है ना, ये कौन सा केस है, अभिक्रिया हो गई है। 2 विलयन हमने मिलाए थे, उन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो गई है। 3 लीटर 5 लीटर के साथ भी अभिक्रिया कर चुका होगा, तो ये टोटल कितना हो चुका होगा, 8 लीटर टोटल हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे 8 लीटर। तो V का तो मान आपको पता है, R का भी आपको पता है, T का भी। R का अगर ये ATM में निकालना चाहते हैं तो कितना रखेंगे हम, 1/12। वो क्वेश्चन में गिवन होता है। और लेक्चर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको R की वैल्यू पुट करनी सिखाई है। अब ये देखिए आपको चाहिए N1I1 + N2I2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि NaOH के मोल देख लेते हैं एक बार कितने हैं। NaOH के मोल, NaOH कौन सा है हमारा ये। अब इसका W कितना है, 80 ग्राम। और इसका M0 कितना होता है, इसका M0 होता है NaOH का 23, 39 और 41। ठीक है, तो इसके मोल बताइए कितने आएंगे। N = W/M0। W कितना है 80, M0 कितना है 40, 2 आ जाएगी ना। तो NaOH के कितने मोल है हमारे पास में, 2 मोल। अब HCl के बारे में देखते हैं। HCl का M0 कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 35.5 यानी कि 35.5 और 1 कितना हो जाएगा 36.5। M0 कितना है इसका 36.5 और इसका W भी कितना है 36.5। तो यहाँ से N कितना आ जाएगा, W/M0 से 1। तो इसके कितने मोल है हमारे पास में, 1 मोल। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, मोल तो आपको जरूर चाहिए फॉर्मूले में, तो मोल निकालने के लिए WM0 जरूर होगा क्वेश्चन में। यहाँ तक आप कर सकते हैं। अब देखिए अभिक्रिया होने का क्या तात्पर्य होता है। जो चीज़ हमने मिलाई है उसे बोलते हैं हम अभिकारक। जो अभिकारक होते हैं ना, जितने मोल हमने अभिकारक के डाले हैं, अगर अभिक्रिया हो गई तो अपनी मात्रा वो ख़त्म कर देते हैं और उस मात्रा को कहीं और में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपने चाय बनाई है ना, अब चाय पत्ती, चीनी और दूध होता है उसके अंदर। जो आपकी चीनी है ना, वो अपनी मात्रा ख़त्म कर देती है और वो अपना रूप भी बदल देती है, मतलब अपनी स्टेट भी बदल देती है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था बदल लेती है और साथ साथ में अपनी मात्रा भी ख़त्म कर देती है, अपनी मात्रा दूसरे रूप में भेज देती है। तो अगर रिएक्शन हुई तो ये मोल आप कैसे रख दोगे, ये आप सोचो ना कि ये तो हमारे क्या है, प्रारंभिक मोल है जो हमें दिए गए हैं। अगर ये अभिक्रिया होगी तो ये मोल इनमें कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए। अगर ये इनमें कन्वर्ट हो गए, इनमें परिवर्तित हो गए, तो फिर आप इसकी वजह से प्रासरण दाब कैसे शामिल निकाल सकते हैं। प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब किसके कारण है, एक विलय पदार्थ दूसरा विलय पदार्थ। अब इन विलय पदार्थ के कारण है, परंतु अगर अभिक्रिया हो गई तो ये विलय पदार्थ तो यहाँ पे रहेगी नहीं। अब यहाँ पे किसके विलय पदार्थ आ गए होंगे, मतलब यहाँ किसके विलय आ गए होंगे, इनके। और जब इनके आ गए होंगे तो अब इनके कारण प्रासरण दाब होगा। अगर इनके कारण प्रासरण दाब होगा तो आप इसके मोल कैसे रख सकते हो, समझे नहीं समझे, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। प्रासरण दाब विलय के कारण होता है। अगर वे विलय खुद अभिक्रिया करके दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए हैं तो उनके कारण तो प्रासरण दाब होगा नहीं। अप्रासरण दाब उनके कारण होगा जो बनेगा, तो उनके मोल भी तो चाहिए ना आपको। तो उनके मोल निकाल लो और वे वाले मोल रखने हैं आपको। मैंने नोट में लिखवाया है, यदि विलयन अभिक्रिया कर लेते हैं तो प्रारंभिक मोल नहीं रखे जाते हैं, वे मोल रखे जाते हैं जो या तो बच जाते हैं या बन जाते हैं। तो अब देखते हैं हम कितने बचेंगे और कितने बनेंगे, वो आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ तक तो आप कर सकते हो, ये तो बहुत ईजी है ना। अब देखिए NaOH की पीछे कितनी संख्या है, 1। इसके पीछे भी कितनी है, 1। यहाँ पे भी कितनी है, 1। ये भी कितनी है, 1। 1:1 में अभिक्रिया कर रहे हैं। NaOH और HCl ने 1:1 में अभिक्रिया की है, 1:1 में। 1:1 का मतलब ये है कि जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा, जितना ये घटेगा उतना ही ये घटेगा। हम सबसे पहले इन दोनों में उसे देखते हैं जिसकी मात्रा कम है। बताओ इनमें से किसकी मात्रा कम है, 2 मोल है और ये 1 मोल है। HCl की मात्रा कम है ना, तो इसके अनुसार घटेगा। अगर 1:1 में अभिक्रिया हुई है, अगर ये 1 मोल घटता है, जो कम मोल होता है ना पहले उसे घटा देते हैं। जैसा इसका 1 मोल घट जाता है तो ये कितना रह जाएगा, 0 मोल। अगर 1:1 में अभिक्रिया है तो जितना इसका घटा है उतना ही इसका भी घटेगा। अगर मैं इसका 1 मोल घटा देता हूँ तो इसका कितना रह जाएगा, 1 मोल। 2 में से 1 चला गया ना। और ये अभिक्रिया कितने अनुपात में कर रहे हैं, 1:1 में अभिक्रिया कर रहे हैं। 1 अनुपात में घटे थे तो 1 में ये, तो 1 में 1 घटा था तो 1 में 1 बनेगा और इसका भी 1 में 1 बनेगा। अभी देखिए
HCl तो विलयन में है ही नहीं अब, HCl तो विलयन में रहा ही नहीं, इसने तो अभिक्रिया करके तो खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो इसके मोल में कैसे शामिल कर सकता हूँ, तो ये तो गया विलयन में से, इसके तो विलय पदार्थ है ही नहीं। जब ये विलय पदार्थ नहीं है तो प्राशन दाब कैसे क्रिएट कर सकता है, तो फिर मैं इसके मोल यहाँ पे कैसे रखूँ और इसका बांठाप कैसे शामिल करूँ, गलत हो जाएगा ना। ओके, अब हमारे ये मोल है और 3 है हमारे पास में, मैं H2O के मोल भी नहीं शामिल करने का, मैं H2O के मोल भी नहीं शामिल करूँगा। H2O क्या है हमारा विलायक, H2O क्या हमारा विलायक होता है, और विलायक के कारण प्राशन दाब नहीं होता है, विलय के कारण होता है। प्राशन दाब किसके कारण होता है, विलय के कारण। अब विलय कौन है हमारा, जल, वो सॉरी विलय कौन है हमारा, NaCl और NaOH बने हैं, बचे रह गए हैं, बचा कौन है, NaOH बचा रह गया है, और बना कौन है, NaCl बन गया है। तो ऐसे केस में इसके मोल भी हट जाएंगे और इसके मोल भी हट जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या रखना होगा, ये N1, ये N2, ये N1 और ये N2। NaOH का बांठाप गुणांक बताइए, NaOH का Na प्लस और OH माइनस, 2 होगा ना, एक Na होगा और एक OH। NaCl का बांठाप गुणांक बताइए, I2, एक Na और एक Cl, 2। तो N1 I1 N2 I2 RT अपॉन V, ये कर लोगे ना अब हो जाएगा ये। V कुल कितना आएगा, 3 + 5 8 लीटर, R हमारा 1/12, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, N1 I1 प्लस N2 I2। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब अभिक्रिया हो जाती है तो हम जो मोल हमें गिवन है वो मोल हम कभी भी नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया हो गई है, वो मोल रह ही नहीं गए, तो अब तो नए मोल बनेंगे, तो वो वाले देखने पड़ते हैं हम। तो हम उस ऐसे केस में ये देखते हैं कि कितने मोल बचे हैं और या कितने मोल बने हैं, या हमें उसमें से किसे हटाना है। जैसे HCl को हमने हटा दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ। क्वेश्चन करने से ही पता लगता है कि क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते कैसे हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक 160 ग्राम NaOH तथा 73 ग्राम 160 ग्राम NaOH 3 लीटर के विलयन में तथा 73 ग्राम NaOH 5 लीटर के विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित है, 27 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित है। तो प्राशन ताप की गणना कीजिए। अभी देखिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या, NaOH और दोनों ही NaOH ले दिए गए। ये कौन है हमारा HCl, ये कौन है हमारा HCl। HCl एक अम्ल है, NaOH एक अक्षार है, तो अभिक्रिया तो होगी। तो पहले हम अभिक्रिया को ही उत्तर लिख लेते हैं, NaOH प्लस HCl। अभिक्रिया क्या होगी, अम्लक्षार अभिक्रिया है। अम्लक्षार अभिक्रिया बहुत ही तीव्र अभिक्रिया में काउंट होती है। जो अभिक्रियाओं की श्रेणी होती है ना कि कौन सी अभिक्रिया धीमी है कौन सी तीव्र है, तो अम्लक्षार अभिक्रिया बहुत ही तीव्र अभिक्रिया है, पलक झपकाने से पहले ही खत्म हो जाती है, इतनी फास्ट होती है। NaCl प्लस H2O बनेगा यहाँ से, ये तो आप कर सकते हैं। अब आपको पहले इनके प्रारंभिक मोल देखने होंगे। W कितना है हमारा बताइए, 160। M0 कितना होता है 40, 4 चौक 16। N कितने आ जाएंगे 4 मोल। इसका बताइए, इसका 36.5 होता है M0 और W कितना है इसका 73। ये कितना आ जाएगा W बाई M0 से 2 मोल। अगर अभिक्रिया होगी तो 1:1 में होने का क्या मीनिंग है, जितना ही घटेगा उतना ही घटेगा। तो सबसे कम वाला देखते हैं पहले, कितना घट जाएगा। अगर ये 2 मोल घट जाता है तो ये कितना रह जाएगा 0। तो ये कितना घट जाएगा, ये भी 2 मोल घटने के बाद कितना रह जाएगा 2 मोल। ये कितना बन जाएगा 1:1 में ही है ना, तो ये 2 मोल बन जाएगा।
और ये भी कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल। जल तो विलायक है तो इसके कारण तो पराश्रण दाब होगा नहीं। HCl खत्म हो गया है तो इसके कारण भी नहीं होगा। अब NaOH का N1 कितना मान ले, N1 कितना है 2 मोल, I1 कितना है इसका 2 हमारा, इसका N2 कितना है 2 मोल और इसका I2 कितना है 2। N1 I1 N2 I2 27 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ 300 केल्विन। R कितना हुआ 1/12 रख ले आप, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आपको मात्रा देखनी होती है। अगर यहाँ पे 0.6 और 0.2 हो, 0.6 और 0.2 तो पहले 0.2 चला जाएगा, 0.6 में 0.2 जाएगा तो 0.4 रह जाएगा। इधर भी अगर 1:1 ही है तो इधर 0.2 बन जाएगा। तो ये वाला केस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। केस 4 अगर अभिक्रिया हो जाती है तो हम प्रारंभिक मोल नहीं रखते हैं, या तो बचे हुए मोल या बने हुए मोल वो रखे जाते हैं। लास्ट केस है हमारा केस 5th। यदि विलयन में, नोट डाउन प्लीज, केस 5th हेडिंग लगाई, केस 5th। यदि विलयन में, सॉरी चेंज कीजिए थोड़ा सा, आई मेड मिस्टेक। यदि 2 विलयन, 2 या 2 से अधिक विलयन, यदि 2 या 2 से अधिक विलयन परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब ये 4th वाली केस जैसा है हमारा। यदि 2 या 2 से अधिक विलयन परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं, परस्पर अभिक्रिया कर लेते हैं और अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और अवक्षेप का निर्माण करते हैं, और अवक्षेप का निर्माण करते हैं, तो पराश्रण दाब की गणना। केस 5th, यदि हम 2 विलयन को परस्पर मिलाएं और वो दोनों विलयन क्या अभिक्रिया भी कर ले, परंतु अभिक्रिया करने के बाद वे किसका निर्माण करें, अवक्षेप का। अभी आपको दिमाग में आ गया होगा कि अवक्षेप क्या है, अवक्षेप को पहचानने के कैसे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए ये हमारा ऐसा है कि मैं पहले आपको अवक्षेप के बारे में बता देता हूँ। अवक्षेप क्या है, जैसे हमने 2 विलयनों को मिलाया, मैं एक विलयन अलग तैयार किया, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर के लिए किया था, एक अलग विलयन तैयार किया। उन दोनों विलयन को तैयार करने के बाद दोनों को आपस में मिला दिया, और वो दोनों विलयन मिलने के बाद अभिक्रिया भी कर ले, मतलब उसमें उन दोनों के बीच अभिक्रिया भी हो जाए। तो ऐसे केस में एक बात तो आपको याद रखनी है कि वो जो प्रारंभिक मोल आपको दिए जाते हैं वो आप नहीं रखोगे, ये तो बात आपको पक्की हो गई। आपको क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया के मोल निकालने पड़ेंगे तब रखेंगे। परंतु अवक्षेप क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं, कुछ मतलब रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बनती है, जो कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया में नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जो विलयन के अंदर कहाँ जाकर बैठ जाते हैं, नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं ना, जो उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। जो नीचे जाकर सेटल डाउन हो गया, नीचे जाकर बैठ गया, वो क्या है, हमारा अवक्षेप। अब एक बात समझे, किसी अभिक्रिया में से हमने किसी रिएक्शन के अंदर, किसी अभिक्रिया के अंदर हमने अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया कराई, अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद बने, उत्पाद में से एक उत्पाद ऐसा है जो नीचे जाके बैठ गया। अगर वो नीचे जाके बैठ गया तो वो विलयन का हिस्सा नहीं रहा। अवक्षेप विलयन का हिस्सा नहीं होता है। विलयन का हिस्सा होने के लिए विलय प्लस विलायक होता है, मतलब वो उसमें घुला होना चाहिए, तभी तो विलयन का हिस्सा है ना। बट ये तो नीचे जाके बैठ गया है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपने दूध के अंदर चीनी डाली, तो चीनी डालते डालते आपने इतनी चीनी डाल दी कि वो मीठा तो पूरा हो गया, बट अब चीनी कहाँ जाकर बैठनी स्टार्ट होगी, नीचे। अब ये थोड़ी ना है कि आप घोलते ही रहोगे, एक लिमिट होती है ना। संतृप्त विलयन तक विलयन में वो होता है कि वो घुलता रहता है विलय पदार्थ, फिर उसके बाद वो नीचे जाकर जमने लगता है। अब मैं आपसे पूछूंगी जो नीचे चीनी, जो विलयन में चीनी है, क्या वो सारी घुली हुई है? तो आप बोलोगे क्या, नहीं सर, जो नीचे है ना वो वाली अभी नहीं घुल रही है, वो क्या है, वो नीचे जाके बैठ गई है, वो विलयन का हिस्सा नहीं है। अगर वो विलयन का हिस्सा होती तो चीनी का दूध जो है हमारा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, बट वो जो चीनी नीचे बैठी है वो विलयन का हिस्सा नहीं है। जब कोई हिस्सा विलयन मतलब अभिक्रिया करने के बाद नीचे जाकर बैठ जाता हो और वो विलयन का हिस्सा ना हो, जब विलयन का हिस्सा नहीं है तो क्या वो परासरण दाब बनाए उत्पन्न करेगा? बिल्कुल भी नहीं। परासरण दाब करने के लिए वो विलयन में मिला होना चाहिए, तभी तो उसकी सांद्रता बढ़ाएगा वो। बट वो तो कहाँ पे जाके बैठ गया है, नीचे जाके बैठ गया है। अगर वो नीचे जाके बैठ गया है तो वो परासरण दाब उत्पन्न नहीं करेगा। जब ये परासरण दाब उत्पन्न नहीं करने का तो अवक्षेप के मोलों को मैं शामिल भी नहीं कर सकता। भाई समझिए ना, जो ये वाली है नीचे जाके बैठ गई,
अब जब ये नीचे जाके बैठ गई तो इसकी मात्रा क्या प्रासरण दाब की मतलब प्रासरण दाब को काउंट करने के लिए क्या उसके मोल हम उसमें रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। तो आप एक यहाँ पे एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए आप यहाँ पे। ऐसी स्थिति में, मतलब जब केस 5 होता है, ऐसी स्थिति में अवक्षेप के मोलों को या मात्रा को, अवक्षेप के मोलों को गणना में, प्रासरण दाब की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। प्रासरण दाब के गणना में शामिल नहीं किया जाता है। लिख लेना आपने। एक मिनट आप रुकिए। 35.5 एक्सवर्ड 35.43 143.5। आपके लिए ये प्रश्न है, ये आपको और क्लियर कर देगा। 143.5 ग्राम, एक मिनट रुक जाइए, 143 नहीं, AgNO3 14 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा 62, 170 ग्राम। ठीक है, 170 ग्राम AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, 170 ग्राम, नोट करिए आप इस क्वेश्चन को साथ साथ ही, अभी मैं समझाऊंगा। 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को 58.5 ग्राम, 58 नहीं, ये कितना हो जाएगा 117 ग्राम, 117 ग्राम, थोड़ा और चेंज कीजिए, सॉरी, 170 ग्राम AgNO3 को 3 लीटर के विलयन में मिलाया जाता है, या विलयन में उपस्थित है, एक ही बात है तो हमारी। 170 ग्राम AgNO3 को 3 लीटर के विलयन में मिलाया गया है, तथा 117 ग्राम NaCl को 2 लीटर के विलयन में मिलाया जाता है, स्टार्टिंग में एंड में आप कहीं पे भी लिख ले 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्रासरण दाब की गणना कीजिए। ये जो मैं बार बार चेंज करता रहता हूँ ना, इससे कैलकुलेशन आसान करने के लिए करता हूँ मैं, कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन जितना आसान होगा उतना ही टाइम यहाँ पे कम बचेगा और आपके समझ में भी ज़्यादा आएगा। वैसे भी कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 170 ग्राम AgNO3 को 3 लीटर के विलयन में मिलाया जाता है तथा 117 ग्राम NaCl को 2 लीटर के विलयन में मिलाया जाता है। तो प्रासरण दाब की गणना कीजिए। कई में R का मान आपको गिवन है 1/12, ये आपको वैसे भी दिया जाता है। R का मान 1/12 होने का मतलब ये है कि पाई का मान हमारा जो भी आएगा उसे ATM में रखना है हमें, या बार में। अब देखिए, पहले आप ये देखिए कितने विलय हमारे, एक AgNO3 है और एक हमारा NaCl है, 2 है, और दो विलयन भी है हमारे। अब ये केस 3 भी हो सकता है, केस 4 भी हो सकता है और केस 5 भी। थर्ड का कैसे पता लगेगा? AgNO3 कैसा है हमारा, अकार्बनिक, कार्बन नहीं है इसमें, और NaCl भी हमारा कैसा है, अकार्बनिक। तो अभिक्रिया तो होगी, यानी कि केस 3 तो नहीं है, या तो एक केस 4 है या केस 5 है। केस 4 तो जरूर है। अब ये बस हमें देखना है कि केस 5 कैसे पता लगे हमें। अब ये देखिए, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस और Cl माइनस। Ag किसके पास में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास, AgCl। अब मुझे पता है ये अवक्षेप है, मैं आपको सिखाऊंगा मुझे कैसे पता लगा है। AgCl क्या बनाएगा, अवक्षेप, प्लस Na पॉजिटिव और NO3 निगेटिव, ये क्या बनाएगा, NaNO3। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हो गई है। अगर अभिक्रिया हो गई है तो जो मोल वहाँ पे गिवन है हम वो नहीं मानेंगे, रिएक्शन कराने के बाद मोल रखेंगे, वो भी चेक कर लेते हैं हम। चलो एक बार मोल निकाल लेते हैं इन सभी के। AgNO3 का जो मोलर द्रव्यमान होता है ये आपको वैसे दिया जाएगा, 108 इसका होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 3 48, टोटल हो जाएगा M0 इसका कितना 170। W भी कितना है इसका 170 ही है, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 1 मोल।
एन क्या होता है W/m0, तो कट के बना जाएगा NaCl। NaCl कहाँ पे है, ये रहा। इसका M0 कितना होता है 58.5, W कितना है इसका 117। अब W/m0 से N निकाल लो आप, तो दुगुना आएगा नहीं बिल्कुल, तो इसके कितने मोल आ जाएंगे 2 मोल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने अनुपात में विक्रिया कर रही है 1:1:1:1 में। ओके, अब ये कितना सबसे कम इनमें कौन है, ये वाला। तो अगर ये 1 मोल घट गया तो कितने रह गई 0 मोल, तो ये भी 1 मोल घटेगा यहाँ से, तो ये कितना रह गया 1 मोल। अनुपात इधर भी है तो इसका भी कितना बनेगा 1 मोल, और NO3 का भी कितना बनेगा 1 मोल। अब ये तो रहा नहीं हमारा, ओ सॉरी आई मेड मिस्टेक, ये वाला नहीं रहा हमारा, AgNO3 नहीं रहा है। NaCl तो अभी हमारा है। NaCl का हमारा कितने मोल है हमारे पास में, NaCl का 1 मोल हमारे पास में भी है। अब हमारे पास में 3 के मोल बचे रह गए हैं, NaCl के, AgCl के और NO3 के। अगर ये तीनों के तीनों विलय पदार्थ के रूप में विलयन में है, अगर रिएक्शन करने के बाद विलयन में है, तो इन तीनों के कारण प्रासरण दाब होगा। पर इनमें से एक अवक्षेप है, इनमें से एक अवक्षेप है, और अवक्षेप नीचे जाके जम जाता है। अवक्षेप नीचे जाके जम जाता है, इसका क्या मीनिंग है, जो चीज़ नीचे जाके जम जाती है वो प्रासरण दाब उत्पन्न नहीं करती। बताया था ना मैंने, जो प्रासरण दाब उत्पन्न नहीं कर सकता तो उसके मोल भी शामिल नहीं होंगे। तो मुझे किसके मोल रखने होंगे, इनके मोल रखने होंगे। कैसे, इसका N1 कितना है 1 मोल, इसका I1 कितना है, NaCl का कितना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 हो जाएगा ना। इसका N1 कितना है बताओ, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव 2 हो गए ना यहाँ से भी। तो कितना N1 कितना है 1 मोल, और 1/2 गुणांक कितना है इसका 2। N1I1 प्लस N2I2, R कितना है 1/12, T कितना है 300 केल्विन, और V कितना है 3 + 2 5, क्योंकि अभिक्रिया हुई है तो टोटल काउंट होगा। तो ये भी आप कर सकते हो। ये केस 40 है, बस इसमें एक बात नहीं बता दी गई है, अगर कोई अवक्षेप है तो ऐसे केस में हम अवक्षेप के मोलों को शामिल नहीं करते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो ये वाला केस आप कर सकते हैं। अभी आपको बस एक बात जो जाननी है वो ये है कि हम कैसे पता लगाएं कि अवक्षेप कैसे पहचाने जाते हैं, यही तो बात है ना। तो मैं आपको ये खुद बताता हूँ। चलो, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके अपने नोटबुक में नोट रखेंगे। चलो, ये कैसे पता लगाते हैं, Ag Pb+2 और Hg। अगर इन तीनों में से कोई क्लोरीन के साथ चमक जाए, आपको किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl- के साथ, सिल्वर, लेड और मरकरी, Ag+, Pb+2 और Hg+2, अगर इन 3 एलिमेंट्स में से कोई Cl के साथ चमक जाए तो उसके 100% अवक्षेप बनते हैं। जैसे AgCl के साथ क्या बनाएगा, AgCl, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक कट जाएगा, AgCl बनेगा। PbCl2 ये वाला तो कटेगा नहीं, इसका इस पे आ जाएगा और इसका इस पे, ये क्या बन जाएगा PbCl2, और इसका 2 पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव है, तो इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे, ये क्या बन जाएगा HgCl2। ये 3 यौगिक अगर आपको कहीं चमक जाते हैं, सिल्वर, लेड, मरकरी, क्लोरीन के साथ अगर चमक जाए तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, अवक्षेप बनाते हैं। और ये केस हमें बस देखने होते हैं, मतलब इनसे हमें पता सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ये नहीं है कि सारे अवक्षेप आपको याद रखने होते हैं। आपको यहाँ पे मुख्यतः 3 याद रखने होते हैं। वैसे हमें Ag का केस मिलता है, किसका, जैसे मैंने आपको अभी कराया Ag का। इसे याद रखने के लिए मेरे पास में एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरीन के आगे तीनों प्रभु है, क्लोरीन के आगे तीनों प्रभु है, आगे मरकरी, आगे मैं बताता हूँ, इसे क्रम में लिख देता हूँ मैं। आगे प्रभु है जी, किसके आगे, क्लोरीन के आगे प्रभु है जी। आप बोले एक बार, जहाँ पे आप बैठे वहीं पे बैठे बैठे बोले आगे प्रभु है जी, आगे प्रभु है जी, किसके आगे, क्लोरीन के आगे। अगर ये इनके सामने आ जाए तो ये क्या बना लेते हैं, अवक्षेप बना लेते हैं, और अवक्षेप बनते ही उसके मोलों को आप शामिल नहीं करेंगे।
तो आई थिंक ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर इसे हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पे करेंगे हम बाकी जो हमारा हिस्सा। अभी एक थोड़ा सा हिस्सा 95% अभी तक का हमने अनुसंख्या गुण में से जो हमारा पहला है प्रासरण दाब, उसका 95% हिस्सा हमने कर लिया है। अभी भी प्रासरण दाब का एक 5% हिस्सा बचा हुआ है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के 10-15 मिनट में हो जाएगा। फिर हम अपना दूसरा अनुसंख्या गुण स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक करें। थैंक यू फॉर द क्लास।